बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, अभी गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और अच्छा मौसम शुरू हो जाएगा और एक्सपेक्ट भी करें क्योंकि थोड़ी सी और मज़ीद बारिशें होंगी और कुछ नए मौसमी फल आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये जो अच्छा सफ़र है, अच्छा ये जो गर्मी की शिद्दत थी, जो हीट थी, उससे सबको छुटकारा मिल जाएगा। कितने लोग बीमार हुए, किस किस किस्म के वायरस गर्मियों में जो है वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं। स्पेशली सबसे मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इज़ द टारगेट। कोई भी नए किस्म का वायरस आता है सबसे पहले हम सारे यहाँ पे पाकिस्तानियों को अटैक करता है, सबसे पहले हम मुब्तला हो रहे होते हैं। कोरोना गया, दूसरे वायरस, डेंगू वायरस, फिर कोंगो वायरस, पता नहीं किस किस किस्म के वायरसों को हमें झेलना पड़ता है। तो खैर यही दुआ है प्रोग्राम के आगाज़ में कि आगे जो आने वाला मौसम है वो सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो, सेहतमंद साबित हो और इंशाअल्लाह ताला इस मौसम में जो है हम अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं, अच्छे मौसमी फल, मौसमी सब्ज़ियां खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें और एक दूसरे का ख्याल भी रखें। ऐसे ही है। तो चलें अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। हम आज बहुत से ऐसे मौजूद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमें बताएंगे स्पेशली कि हमने अपनी लाइफ में कौन से ऐसे काम करने हैं जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ आती हूँ तो उसमें हम लेन देन के ऊपर जो है डिस्कस करना चाहते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये होगा कि हमने लेन देन अगर किसी के साथ करनी है तो कानूनी हिसाब से आपने किस तरीके से अपने पैसे अगर किसी को दिए तो वो वसूल कैसे करने हैं और क्या कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या लॉ कहता है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमने बुलाया यहाँ पे मुज़फ़्फ़र सलीम चीना साहब को और लॉयर हैं, तो हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं और आज दोबारा हमने इनको जो है ना मधु किया है। और मैं दोबारा इनका नाम पहले मैं गलत ले चुकी थी, दोबारा अभी आपके सामने ठीक करती हूँ। इट्स मुज़फ़्फ़र सलीम चीना। यस या आपने तो किसी का कुछ नहीं छीना, फिर वाई दिस नेम हैज़ टू बी चीना। ये एक सब कास्ट है। कास्ट है। सब कास्ट चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बताइएगा कि जो लेन देन के कानूनी मामलात होते हैं ये किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम कानून की मदद ले सकते हैं। लेन देन के मामलात में सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये है कि जब आप कोई लेन देन करें तो इसको तहरीर कर लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो लॉ ऑफ शरिया है वो उसमें बड़ी वाज़ेह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जो कुछ भी आप मुआहदा करें आपस में तो उसको तहरीर कर लिया करें। तो जब लेन देन होता है तो उसकी बहुत सारी अशकाल हैं, जैसे कि आप उस पैसे के बदले आप किसी को कोई पैसा देते हैं तो आप उससे चेक वसूल कर सकते हैं, आप उससे बिल ऑफ एक्सचेंज ले सकते हैं, आप उससे प्रोनोट ले सकते हैं जिसको हम प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। प्रोनोट ले सकते हैं। What is this प्रोनोट? मतलब आम देखने वाले को तो समझ नहीं आएगी, मुझे नहीं आया। प्रोनोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिस पे जो कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों अपने दस्तखत करते हैं और उस पर एक वक्त लिखा जाता है कि इस तारीख तक वो कर्ज दिया जाता है। अच्छा। और इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है क्योंकि जब आप वो मुकर्ररा वक्त पे मुकर्ररा मुद्दत पे अगर वो शख्स कर्ज नहीं अदा करता तो बेसिकली नोटरी पब्लिक इनके दरमियान में एक ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, वो उस शख्स के पास जाती है और वो कहती है मकरूज़ के पास कि आपके पास अब मुद्दत ख़त्म हो गई है तो आप अपना कर्ज अदा करें। अगर वो कर्ज अदा कर दे तो फाइन, अगर नहीं करता तो वो अपनी रिपोर्ट उस पर प्रोनोट की बैक साइड पे वो कर देता है और प्रोनोट की बैक साइड पे जब रिपोर्ट कर देगा तो उसके बाद जाके जो कर्ज देने वाला है उसको हम कारिज बोलते हैं। तो वो कारिज जो है अदालत में जाके उसके खिलाफ ऑर्डर 37 रूल 1 और 2 के तहत दावा दायर करता है और वो समरी प्रोसीडिंग के तहत बड़ा तेज दावा चलता है और उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है उसको। अच्छा। तो वो मोस्ट लाइकली है कि वो दावा मोस्टली डिग्री हो जाता है अगर हकाइक उस पे ऊपर ठीक हो और उसकी प्लीडिंग्स भी ठीक तरीके से की जाए। अच्छा, ये वैसे रुपये पैसे का जो लेन देन है ये कितने किस्म का होता है? देखिए, इसकी मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं। रुपए पैसे के लेन देन में आप ये कहें कि आपने उसके बदले में अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। आप जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आप उससे चेक वसूल कर सकते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है। आप उसे एक चेक हो गया, एक प्रोनोट हो गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हो गया, एक बॉन्ड क्या होता है वो भी बता दें। वो भी इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये होता है कि वो अनकंडीशनल पेमेंट होती है कि उसमें कोई शर्त नहीं रखी जाती। ये दोनों फ्री कैन के दरमियान बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है लेन देन। उसमें भी डेट वगैरह तहरीर की जाती है, वो डेट तहरीर की जाती है, लेकिन ये फ्री कैन की मर्जी पे डिपेंड करता है।
और इसके अलावा एक और जो इसकी किस्म है वो है कर्ज हसना। लेकिन कर्ज हसना पे आप डेट नहीं कोई मेंशन कर सकते। वो जो कर्ज लेने वाला है वो अपनी सहूलत के मुताबिक ही उसको अदा कर सकता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस वजह से अगर आप अपना कर्ज दे रहे हैं और वापस लेना चाहते हैं तो उसको तहरीरी शक्ल में रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कानूनी लेन देन के दौरान मुआहदा तहरीरी शक्ल में होना कितना ज़रूरी है, बताइएगा ज़रा। ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब वो वैसे वाली बात नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले वो एक शख्स एक दूसरे शख्स के पास आता है, उसको कहता है कि जी मुझे कर्जा चाहिए, तो वो कहता है बदले में आप क्या देंगे, वो कहता है ये मेरी मूछ का बाल रख लें। तो अच्छा। अब वो वाला वो दौर नहीं रहा। हाँ। अब दुनिया टोटली चेंज हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कानून शहादत का आर्टिकल 17 है और 79 है, उसमें ये दर्ज है कि आपको मुआहदा जो है वो तहरीरी होना चाहिए और उसमें 2 गवाहान होने चाहिए। जहाँ पे माली लेन देन का मामला होता है वहाँ पे 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए। अगर 2 मेल विटनेस नहीं है, 1 मेल है और फिर 2 फीमेल आप कर सकते हैं, क्योंकि माली मामलात में जो फीमेल हैं उनकी गवाही जो है वो 1 यानी आधी काउंट की जाती है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ज़बरदस्त लॉयर मौजूद हैं चीना साहब, आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं ये जो कारोबारी या पैसे जो लेन देन होते हैं उसका कानून किस तरीके से आपको हक जो है वो देता है, किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, चाहे रिश्तेदारों में पैसे का लेन देन हुआ हो या किसी कारोबार में लेन देन हुआ हो। आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने मसले को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आपके मसले के साथ साथ जो है हो सकता है बाकियों की भी रहनुमाई हो सके। अच्छा जी, एक जैसे आम सवाल मैं इस तरह से करना चाहूँगी, सपोज अगर मैंने अपनी बहन को पैसा देना है और मैं फिर उसके साथ बहनों वाला रिश्ता है तो उसके साथ किस तरीके का मुआहदा रखना पड़ेगा, या ट्रस्ट लेवल रखना पड़ेगा, या कोई कानूनी चीज़ उनके साथ भी हो सकती है, पेपर की कोई ऐसी शराब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें हम यूज़ कर सकें, क्योंकि आपको पता है बुरा भी मनाया जाता है रिश्तेदारी में, हमने वो चीज़ें भी देखनी है और तहफ़्फ़ुज़ भी देखना है। तो फिर व्हाट इज़ द सिनेरियो लाइक? देखें, ये दोनों जो चीज़ें हैं पोल्स अपार्ट हैं। अगर आप अपना तहफ़्फ़ुज़ देखना चाहते हैं और या रिश्तेदारी देखना चाहते हैं, दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। हाँ, तो बड़ी कानूनी बात फेंक दी। नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि बाद में इसी लेन देन की वजह से रिश्तेदारियाँ भी ख़राब होती हैं। और सबसे पहले जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब तुम कोई आपस में मुआहदा करो, कोई लेन देन करो तो उसको तहरीर कर लिया करो, तो हमें सबसे पहले इस सुन्नत को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो है सुन्नत। और देखिए, फिर जो शख्स कर्ज लेने वाला है उसको खुद भी समझना चाहिए कि अगर रकम खतीर है, वो ज़्यादा पैसे हैं, तो उसको लेन देन की शक्ल में तहरीर कर ले। अगर गॉड फॉरबिड उसके बाद किसी कर्ज देने वाले की या लेने वाली की डेथ हो जाए तो उसके वर्सा को कैसे पता चलेगी, या उनके दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग्स थी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, तो वो पता चल जाती हैं। या अगर दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ आ जाता है या दोनों में से कोई एक भूल जाता है, समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। आप कह देते हैं कि मैं फ़लाँ तो मैं अपना घर देता हूँ, अब आपके 2-3 घर हैं, अब आप उसको अगर तहरीर नहीं करते तो वो समझे कि ये जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव घर है वो अंडरस्टैंड कर ले तो आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से कोई भी ऐसे मामलात हैं तो उसको तहरीरी शक्ल में मेरे ख्याल में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा, अगर हमने किसी रिश्तेदार को दी है सपोज, ठीक है, वो जेन्युइन तौर पे हमें वापस नहीं कर सकता, फिर क्या सिनेरियो है? उसकी मजबूरी थी और उस वक्त वो नहीं पे कर सका या नहीं कर पा रहा, मगर हमें भी चाहिए, अब व्हाट इज़ द सिनेरियो? फिर किस तरीके से ये चीज़ों को डील किया जाए? देखिए, अगर तो वो शख्स कर्जा नहीं पे कर रहा, या तो आप उसको रिलैक्सेशन अगर देनी है तो ये आपने देनी है। कानून ने उसके लिए कोई कंपैशनेट ग्राउंड्स नहीं रखते। कानून की नज़र में अगर तो उसने कोई मुआहदा तहरीरी किया हुआ है तो तहरीरी शक्ल में आपको, अगर वह इकरारनामा है तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। अगर उसने कोई चेक दिया हुआ है तो आपको उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। वो चेक है अगर मुकर्रर तारीख तक वो ऑनर नहीं होता, आप उस पर डिसऑनर स्लिप लगवाएंगे और फिर आप कोर्ट में जाके वो आप SHO को एप्लीकेशन देंगे, उस पर उनके SOPs वो फॉलो करते हैं और FIR दर्ज हो जाएगी और कानून अपना रास्ता लेता है। इसके अलावा दूसरा एक मुतबादल होता है कि आप ऑर्डर 37 का दावा भी दायर करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत, 1891 के तहत, तो उसमें आप फिर उसके खिलाफ करते हैं। वो बड़ा समरी सूट है और जल्दी डिग्री हो जाता है। अच्छा, अगर दूसरी सूरत है जुबानी मुआहदे की, अगर आप जुबानी मुआहदे की तरफ जाएंगे कि आप दोनों रिश्तेदारी या करीबी आपने तहरीर नहीं किया, तो जुबानी मुआहदे में फिर जो कानून है उसकी यार्ड स्टिक बड़ी ना स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बहुत हाई होना चाहिए, अनइम्पीचेबल होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए। तो क्योंकि ज़बानी वरना आपको कोई आपकी पेशरफ्त नहीं होने वाली या आपके पैसे वसूल नहीं होने वाले। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है?
अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस समीना इमरान लाहौर से बात कर रही हूँ। वालेकुम जी। आपका प्रोग्राम जो है वो मैं अचानक देख रही थी और मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी बात करनी चाहिए इस पे जी। लेकिन लेन देन के मामलात में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का एक बिल्कुल क्लियर एक समझिए कि उन्होंने इंटीमेट किया इस चीज़ के लिए कि अगर आपस में कोई भी मामलात हों तो उनको लिख लो ताकि सनद रहे। बेशक ये बड़ी खूबसूरत एक बात है, लेकिन हम लोग अपने रिश्तेदारियों के मामलात में और दूसरी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते ना तो हम लोग थोड़ा वो करते हैं कि शायद वज़ादारी या थोड़ा लिहाज कर जाते हैं कि जो है ना वो हम लोग नहीं करते, इसको तहरीर नहीं करते, तो वो बाद में हमारे लिए नुकसान देती है। ऐसे ही ऐसे अब हमारे कुछ इस तरह के मामलात हैं कि हमने एक जगह पे कमेटी डाली है, अच्छा वो खैर हमारे जानने वाले नहीं है। अब उनके पास हमारा जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपए की अमाउंट गई हुई है और वो लोग जो है ना वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो क्या मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसे में पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून है, वैसे तो टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी ऑनेस्ट के आम लगने का तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है पुलिस पे या अपने जो कानून का सिस्टम चल रहा है उससे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें कोई ऐसे हकूक हैं हमारे पास जैसे उनकी लिखी हुई चीजें भी हैं, हमारे पास उनके चेक्स भी पड़े हुए हैं, तो जैसे क्या हाँ मतलब कमेटी देते हैं तो वो आगे से लिख के तो देते हैं। कोई हमें निर्देश मिलती है कि जी हम उनसे कैसे पैसे निकलवाएं और अगर वो नहीं दे रहे तो कानून से कैसे मदद ली जाए? जी बताइएगा प्लीज। जी देखिए, अगर आपके पास उनके चेक्स पड़े हुए हैं, चेक्स एज ए गारंटी पड़े हुए हैं, पहले ये इंश्योर कर ले कि क्या उन चेक्स के पीछे गारंटी तो नहीं लिखा हुआ। अगर तो उसके चेक की बैक साइड पे आपको गारंटी चेक तहरीर कर दिया गया हो तो फिर आप उस पर FIR नहीं कटवा सकते। अच्छा गारंटी चेक पीछे लिखा हो तो FIR है तो ही फिर नहीं? FIR नहीं हो सकती उस पे, क्योंकि इस पे हाई कोर्ट की नज़ीर आ गई। देखिए कि वो उसने एक फ्यूचर पर्पस के लिए दिया था कि ये कोई इवेंचुअलिटी हो जाएगी तो दे सकते हैं, क्योंकि जब चेक है, चेक के लिए ज़रूरी है कि आपने डिसऑनेस्टली उसको इशू किया हो और कर्ज के लिए दिया हो या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन दिया हो। हाँ। लेकिन अगर इनके वो बैक साइड पे वो नहीं लिखा हुआ गारंटी चेक के तौर पे, तो वो चेक को जाके ये प्रेजेंट करे बैंक में मुकर्रर तारीख पे और वहाँ पे डिसऑनर स्लिप लगवाएं। इसके अलावा ये जाके एप्लीकेशन दे सकती हैं थाने में सेक्शन 420 की और 406 की, यानी कि आप चीटिंग की कह सकते हैं कि ये शख्स है, इसने कमेटी डाली थी, हमें बहला फुसला के इसने हमें कहा है और अब ये पैसे देने से इनकारी है, तो आप उसके खिलाफ 420 की FIR भी कटवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 420 की तरफ नहीं जाना चाहते, आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बन सकता है कि अगर वो शख्स कहता है जी आपके पैसे मेरे पास अमानत हैं और आप 2 गवाहान साथ पेश करते हैं, तो आप थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर कीजिए और 406 की FIR उसके खिलाफ दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा आप सिविल कोर्ट में अपना दावा भी डैमेजेस के लिए और रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। और ये कितने टाइम पीरियड तक इनको उसका जो है जवाब आ जाएगा, इनको जो है मतलब पैसे वसूल हो जाएंगे? देखिए जो FIR है, FIR का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की उसको सज़ा मिले, लेकिन जो रिकवरी की जहाँ तक बात है उसके लिए इनको सिविल अदालत का रुख करना पड़ेगा। और वहाँ पे जाके सिविल अदालत में आपको पता है यहाँ पे कानून ज़रा सुस्त रवि के साथ चलता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका केस मजबूत है तो आप देखिए, लेकिन आप उसके साथ डैमेजेस क्लेम कीजिए कि आपको इतनी मेंटल एगनी हुई है, आपका इतना नुकसान हुआ है, आपने लॉयर्स के इतने पैसे दिए हैं, तो वो भी आपको डैमेजेस भी मिल सकते हैं। बंदे ने देखे अपने पैसे लेने हैं, उसके बाद हम अदालतों के चक्कर भी लगाएं और अपना पेट्रोल भी फूकें, गर्मी में भी अदालतों में खड़े हों, पेशियों का इंतज़ार करें और वकीलों को भी पैसे देना पड़ेगा। जितने पैसे दिए हैं, जितने लेने हैं, उसका कोई कमेटी का उनको जिस टाइम पे चाहिए थी वो निकली नहीं है। वो बेचारी बैठ के अब लाख रुपए उन्होंने दिए हैं तो फिर अब यहाँ पे 10,000 रुपये उन्होंने वकीलों के भी फीस के देने। अजीब पकड़ चक्कर में पड़ गए हैं, अजीब धोखेबाजी फ्रॉड यहाँ पर बड़ी खुलेआम चल रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, एक और कॉल है प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कानूनी लेन देन, कर्ज़ के जो मसाइल हैं। लोगों को टेंशन होती है, पैसे देने होते हैं, पता नहीं होता किस तरह से देने, फिर वापस वसूल कैसे करने। तो हम साथ में आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे ताकि आपके जो मसाइल हैं वो भी हम यहाँ पर अगर हल कर सकें तो करेंगे, क्योंकि एडवोकेट साहब बैठे हैं। जी कौन है हमारे साथ? इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? जी क्या पूछेंगे? जी क्या पूछेंगे भाई? बेटा मसला ये है कि अगर आप वकला हज़रात और पुलिस वालों से लेन देन करते हैं, वकला हज़रात अपनी फीस ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने तो 50,000 नहीं कहा था, लाख कहा था, मौके पे मुकर जाते हैं।
वो फिर बंदा क्या करे, उनको अगर कहे आप रसीद देते तो कहते जी हम इस रसीद नहीं देते, आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे में सुधार करें। और कई वकील हजरात और कई पुलिस वाले पैसे लेन देन में इतने मुकदमे थे, इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। 50 साल हो गए लोगों को इनके खिलाफ दरखास्तें दी, इनकी वो लास्ट चैम्बर पुलिस वालों के इंस्पेक्टर आईटी उससे पड़े जो उनकी कोटे, इनसे कैसे निपटा जाए। चले आवाम तो हो गई, आवाम तो अपने में। जी शुक्रिया शुक्रिया, आपके सवाल समझ आ गए होंगे आपको। वो कह रहे हैं पुलिस वालों के साथ वकीलों के साथ लेन देन किया जाए तो क्या सिलसिला हो सकता है, आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात ये है कि वकला या पुलिस वाले ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। कानून जितनी किसी दूसरे शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देता है इतना ही हमें देता है, कोई एक्स्ट्रा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी वकील के साथ या पुलिस वाले के साथ आप लेन देन करते हैं तो वो मामलात आपके वही हैं तहरीरी शक्ल में, लेकिन चूँकि उन्होंने बात की है कि जी कोई केस लेकर जाते हैं किसी वकील के पास, वो कमिटमेंट पहले कुछ करते हैं, बाद में और पैसे डिमांड करते हैं और वो केस की पैरवी नहीं सही तरीके से करते, तो उसके लिए एक फ़ोरम बना हुआ है पंजाब बार काउंसिल का। हमारा हर जो सूबा है प्रोविंस, उसकी एक जो प्रोविंशियल लेवल पे एक बार काउंसिल होती है, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है मिसकंडक्ट की। बेसिकली ये एक मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, उसमें वकील का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और दूसरे मामलात भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दाद रसी नहीं है, लेकिन चूँकि लोगों को आगाही नहीं है इस मामले में, तो इस वजह से उनको मैं समझता हूँ कि जब भी बात करें तो वो एक उनसे रसीद तलब कर लें जो उनकी कमिटमेंट है। लेकिन ये चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब आप बात कर रहे होते हैं, सम टाइम केस चल रहा है, आपने ट्रायल कोर्ट के लिए पैसे दिए हैं और केस के दौरान कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कुछ का फैसला आपके हक में होता है, कुछ का आपके अगेंस्ट होता है, तो उसके लिए जब आपको एपलेट कोर्ट में जाना पड़ता है या सम टाइम कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, तो वो वकला साहबान पार्टी को ही उन्होंने कहना होता है कि भाई आप पैसे दें, क्योंकि वहाँ पे जो कोर्ट के मामलात हैं वो तो आपने देखने हैं। तो फिर ये शायद ज़्यादा सीधे हैं, तो इनको लगता है कि शायद वो वकला साहबान ऐसा करते हैं, लेकिन शायद चंद एक लोग होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं होता। जो कमिटमेंट होती है उसको ऑनर किया जाता है। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी? हेलो जी आशिक जंग से बात कर रहे हैं, जी बोलिएगा। जी रिक्वेस्ट ये है कि वो कुछ ऐसा कि मेरे वालिद साहब के नाम पे मैंने लोन पे किया था। हेलो जी जी आपकी बात सुन रहे हैं, फिर आगे? हाँ, और वो उसके बाद जो है वो फौत हो गया है, तो अब हमारे जो प्रॉपर्टी है उसमें से मैं वो लोन रिकवर कर सकता हूँ? बताइएगा जी। जी देखिए, अगर कोई शख्स फौत हो गया है, आपने बताया है कि आपने लोन दिया था, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि वो कोई तहरीरी शक्ल में नहीं था। अगर तहरीरी शक्ल में नहीं था तो फिर मैंने पहली बात आपको पहले भी बताया है इस प्रोग्राम के कि उसको साबित करना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई शख्स जिसको आप समझ लें कि लोन आपने दिया हुआ है और वो शख्स फौत हो जाता है, तो फिर उस शख्स के जो जायदाद होती है वो ताबे होती है कि आप उसको बेच के या आप उससे रिकवर करवा सकते हैं। तो आपके वाले साहब की जो भी प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो पहले जो शख्स फौत होने वाला है उसके पहले कर्ज अदा किया जाता है। कफन दफन के पैसों के बाद, उसका खर्चा निकालने के बाद उसका कर्ज अदा किया जाता है, उसके बाद जाके वरासत होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। सादिया की कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या कहेंगी सादिया? मिसेस अनवर हैं, मिसेस अनवर क्या कहेंगी? मिसेस है मिसेस सरवर जी, क्या कहेंगी? जी मेरा खीना साहब से ये सवाल है कि जो लोग बाद में अपील में चले जाते हैं, तो क्या उन लोगों को जो पहले फैसले होते हैं उन पर यकीन नहीं होता? जवाब दीजिए, लाइन पे रहिएगा जी। अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा ज़रा, उन्हें कहिएगा कि सवाल दोबारा कीजिएगा ज़रा अपना, अगर लाइन पे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से लाइन पे चली गई। हाँ देखें, जो लोग सर्वर है लाइन पे है जी, सवाल दोबारा कीजिएगा मिसेस सर्वर। मिसेस सर्वर सवाल दोबारा कीजिएगा। मिसेस सर्वर सवाल दोबारा कीजिएगा छीना साहब से। जी कॉल कट गई, दूसरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
अच्छा खैर, बीच में मैंने आपसे एक सवाल किया था जब तक हम कॉल लेते, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब हमारे पास सारा जो डाटा होता है वो व्हाट्सएप पे ही होता है, ठीक है? तो अब हमने किसी को पैसे दिए हैं या फिर बैंक की कोई हमारी ट्रांजैक्शन होती है, या वॉइस नोट में वो कह रहा है कि मैं आपको वापस कर दूंगा इस तारीख तक, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे पैसे दिए, और फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा बाद में मांगने पर, तो अब यही वाले सबूत है, तो क्या कानून इन सबूतों को मानेगा? व्हाट्सएप की चैट को, उसकी वॉइस नोट्स को, उसके स्क्रीनशॉट्स को मानेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जो कानून शहादत ऑर्डर है उसमें तब्दीली आ चुकी है, और ये मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, तो आप वहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट लेके तो वहाँ पे कोर्ट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब उसका फोरेंसिक करवाना पड़ता है कि क्या इसके साथ किसी ने कोई टेम्परिंग तो नहीं की है, जैसे फ़ोटोशॉप करवा लेते हैं लोग दूसरी चीज़ें, या इसके साथ कुछ एडिटिंग तो नहीं की है। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन है तो डेफिनेटली कानून अपना रास्ता लेगा और शख्स को पैसे अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हीना साहब, आपकी रहनुमाई का, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया। काफ़ी जी 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 जैसे ये जी मिसेस जी सरवर फौरन, क्योंकि हमारी ब्रेक है। उन्होंने कहा था कि अपील का बेसिकली ये मेरा ख्याल है, मोहम्मद सरवर साहब थे, मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनके अगेंस्ट किसी ने झूठा प्रोमिसरी नोट, पेपर नोट के, जो आपने पहले बिगनिंग में पूछा था, वो दावा किया था। अच्छा। तो उस पे वो कह रहे हैं कि वो दावा खारिज हो गया था, तो वो कह रहे थे उसके बावजूद लोग अपील में चले जाते हैं। देखिए, अपील में जाना हर एक का राइट है, कानून ने इसलिए दिया कि अगर एक जज गलती करता है तो दूसरे से अच्छा, उसकी थैंक तस्दीक यू हो सो सके। मच। अभी अदालत का कोई अहम फैसला आया हो तो हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, अर्जेंट है, फिर उसके बाद आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये जो रिकवरी होती है आफ्टर डायलिसिस, स्पेशली हम गुर्दे के डायलिसिस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक बार हमने तो ये सुना है कि डायलिसिस अगर हो जाए तो फिर ये होते ही रहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए हमने बड़े सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब को बुलाया। यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे आते रहते हैं और आप फेमिलियर हैं इनसे, बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेलकम, आप अपने मुश्किल टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, यूर वेलकम, ऑलवेज़ वेलकम। हम यहाँ सब इसीलिए बैठे हुए हैं कि जितनी भी आगाही, मालूमात और बेनिफिट्स हमारे व्यूअर्स को मिल सकते हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए। बेशक। अच्छा, तो सबसे पहले यही बताइएगा कि गुर्दे के जो डायलिसिस होते हैं वो क्या होते हैं सर, और ये डायलिसिस की ज़रूरत कब कब पेश आती है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों के इसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। एक तो ये कि पहली बात ये कि ये जो डायलिसिस है ये कब ज़रूरत पेश आती है, इसकी वजूहात क्या है। तो इसकी वजूहात बेसिकली किडनी इंसल्ट है, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, या अचानक गुर्दे जैसे कहते हैं ना जी फेल हो गए हैं, वो भी हो सकती है। और इसकी वजूहात क्या है? वजूहात इसकी पूरी दुनिया में जैसे है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक ऐसी चीज़ भी इसकी वजह है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या? और वो है पथरियाँ, और वो है प्रोस्टेट गदूद, और अच्छा। वो है पेशाब की नाली का बंद हो जाना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो 100% क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, इनका 100% इलाज है। देखें ना, जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है उसकी कोई सर्जरी नहीं होनी, कोई ऑपरेशन नहीं होना, वो सारी उम्र एक ट्रीटमेंट चलता रहेगा। लेकिन जिसके पथरी है उसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं और बगैर किसी ऑपरेशन के निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको तो हमने एवेपोरेट कर देना है, बिल्कुल बुखारात बन के उसने उड़ जाना है। ठीक। सेम डे प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह किसी की पेशाब की नाली बंद है उसको खोला जा सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी जब हमारे मुल्क में ट्रीट नहीं हो पाती, या वो मिस हैंडल होती हैं, या अताइयों के हत्थे चढ़ जाते हैं लोग, तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है और वो भी गुर्दे फेलियर में चले जाते हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की कि जी क्या ये जो डायलिसिस अगर एक बार हो गए तो ये फिर खुल जाता है, बार बार होते रहता है, ये भी मिसकंसेप्शन है। अच्छा, ये भी सही लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि मरीज़ के गुर्दे कैसे अचानक फेल हो गए। मिसाल के तौर पर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग, सीवियर एपिसोड्स हो रहे हैं। ठीक। पानी की शदीद कमी हो गई है, या कोई और बीमारी ऐसी हुई है जिसमें गुर्दे मुतासर हो गए और वो आनन फानन मुतासर हुए और आनन फानन ही गुर्दे फेल हो गए। ठीक। अगर आनन फानन या अचानक ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसमें भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो जो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। उसमें हो सकता है एक दफ़ा डायलिसिस करनी पड़े, 2 दफ़ा करनी पड़े, 3 दफ़ा करनी पड़े। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल आप समझें कि इंसान अगर थक हार के निढाल होकर गिर पड़ता है
तो वो हमेशा के लिए थोड़ी गिरा पड़ा रहता ना, तो कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद वो फिर उसी तरह से फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही है। तो गुर्दे भी एक जानदार चीज़ है, हमारे जिस्म के बहुत अहम अज़ा हैं। अगर उनको अचानक इतना थका दिया गया है कि वो निढाल हो गए हैं, अब उनको रेस्ट मिलेगा और उस वक्त तक हम वो काम किसी मशीन से ले लेंगे, डायलिसिस मशीन से ले लेंगे, और वो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे और उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह। दूसरी बात जो आपने की है कि हाँ, जिनके गुर्दे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, जिसमें मैंने अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि शुगर ब्लड प्रेशर तो है ना, उनको कंट्रोल करेंगे तो डायलिसिस से बचेंगे। और अगर पथरियाँ, प्रोस्टेट गदूद या पेशाब की नाली का बंद हो जाना या रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस का हो जाना, उससे अगर खुदा न खास्ता गुर्दे फेल हो रहे हैं तो ये बड़ा जुल्म है हमारे माशरे में। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये अगर आपको गुर्दों को आहिस्ता 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 बिल्कुल नकारा कर दिया है, अब अगर गुर्दे बिल्कुल नकारा हो गए, गोया वो डेड हो गए हैं, तो उनको तो फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जितने जहरीले मादे हैं जिस्म में जमा हो जाएंगे और अल्टीमेटली इंसान के बाकी सारे सिस्टम को भी ख़राब करेंगे। अच्छा, कादिर की कॉल है, काफ़ी परेशान है, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कादिर भाई, क्या हुआ? वालेकुम जी। मैं खादिम हुसैन कादिर नहीं है। अच्छा जी, मतलब ये है कि मेरे गुर्दे में अक्सर पथरी आ जाती है। ठीक है। गुर्दों में अक्सर पथरी आ जाती है। ठीक है। तो वो हकीम साहब की दवाई खाने से ही पेशाब में रेजा रेजा बनते निकलते हैं। रिसेंटली परसों मेरे पेशाब में एक पथरी जो कितना गया। अच्छा। तो ऐसा जैसे काफी नहीं होती उसकी जी, जैसे फूल के पत्ते होते हैं ना, ऐसी शॉपिंग पतली थी जो पत्ता निकला पेशाब में से, और उन लोगों के न करके रहने से बड़ा है। अच्छा। इसका क्या परमानेंट हाल है? मैं बहुत परेशान हूँ। और मुझे जब से ऐसा आजाद आ जाता है, जब वो मेरी पत्नी फंस जाती है ना, तो मुझे समझिए कि मुझे मौत आ गई है। ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी, आप बात कीजिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। जी मोहतरम, आपने जैसे बताया है कि आपके पथरियाँ बनती हैं और फिर निकल जाती हैं, मुझे जो समझ आ रही है ना आपकी बात से, और आप कोई दवाई लेते हैं तो उससे निकल, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए मोहतरम, होता ये है कि गुर्दे में एक बात याद रखें कि अगर कभी भी एक पथरी बन गई है तो दोबारा भी बन सकती है। ये समझ लेना कि क्योंकि मुझे कभी दोबारा दर्द नहीं हुई तो अब मुझे पथरी नहीं है, ये हम बेसिकली इग्नोर कर रहे होते हैं, चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं रहे होते। आपका जो सवाल है उसका बड़ा सादा सा जवाब मैं यहाँ पर दे सकूँगा। वो ये है कि देखें, जब अगर किसी भी इंसान को पथरियाँ बार बार बन रही हैं तो उसकी एक प्रॉपर एवेल्यूएशन होनी चाहिए, उसके कुछ टेस्ट हैं वो होने चाहिए, और फिर हम वजह ढूंढते हैं कि इसको किस ख़ास वजह से पथरियाँ बन रही हैं, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसकी प्रिवेंशन की जाती है, रोका जाता है कि ये पथरियाँ ना बने। पथरी बनना और निकल जाना ये तो ये बहुत मतलब आम सी बात है, और लोगों के बनती है, निकल भी तकलीफ में भी पड़ा रहता हूँ। जाहिर है जब पथरी बनेगी और वो पत्थर तो आपने कोई हाथ में पकड़ा हो तो वो आपको तकलीफ में मुब्तला कर देगा, और पथरी अगर खुदा न खास्ता पेशाब की नाली में हो, गुर्दे की नाली में हो या गुर्दे में हो तो वो तो बड़ी नाजुक चीज़ें हैं। तो बचने का तरीका ये है कि आपको उन पथरी की असेसमेंट एनालिसिस करवानी होती है, उसकी वजह ढूंढनी होती है, और उसके बाद उसको रोकना होता है कि आइंदा पथरियाँ ना बने। तो बेसिकली आपने एक माहिर यूरोलॉजिस्ट जो गुर्दा मसाने का स्पेशलिस्ट है उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं वैसे प्रोग्राम की वजह से कह रहा हूँ कि मैं बग़ैर किसी लालच के भी बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरह में जो डिज़र्विंग होते हैं उनको बिल्कुल हम फ्री ट्रीट करते हैं। अरे वाह। तो मोस्ट वेलकम, आपका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और आपकी जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगी उसको ट्रीट किया जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, डायलिसिस के बाद मुझे बताइएगा डॉक्टर नज़ीर साहब कि ये जो पेचीदगियाँ होती हैं डायलिसिस के बाद मुमकिन होती हैं पेशेंट्स को, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, ये भी बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि डायलिसिस के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तो या तो लोगों ने खुद ही अपने ऊपर सवार की हुई हैं, या उसमें कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा मैं कहूँगा वो क्वैक्स का भी हो सकता है, उन लोगों का हो सकता है जो इस फील्ड के माहिर नहीं हैं, और उन्होंने लोगों को बड़ा उनके अंदर खौफ व हरास फैलाया हुआ है कि डायलिसिस कराएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और फलाना हो जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा एक जुमला बोला जाता है कि डायलिसिस नहीं करवानी। अच्छा, अभी डायलिसिस नहीं करवानी तो जो गुर्दों का काम है अब वो कौन करेगा? ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि डायलिसिस के बाद बड़ी पेचीदगियाँ हो जाती हैं।
डायलिसिस का मतलब ये है कि ये एक गुर्दों की रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी जो काम गुर्दों ने करना है वो अब हम टेम्परेरीली किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मशीन के ज़रिए और तरीके भी हैं इसमें, उन तरीक़ों के ज़रिए। तो क्या गुर्दे जो कुछ कर रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेचीदगियाँ हो रही हैं? नो, वो तो हमारे जहरीले टॉक्सिक मादे जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। उस मशीन का भी यही काम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब डायलिसिस होती है तो पेशेंट को, चूँकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सेहत की बहुत आला सहूलियत नहीं है, वरना तो डायलिसिस घर बैठ के हो सकती है। डायलिसिस बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है जैसे हम चलते चलते गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा लेते रास्ते में, बिल्कुल उसी तरह आप डायलिसिस। हम इसको बहुत ट्रॉमा लेते हैं यार, दुआ करना हमारी फुफो डायलिसिस पे। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सहूलियत, जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट, राइट? इट इज़ अ ट्रीटमेंट, इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे आपकी किडनीज इस वक्त काम नहीं कर रहे तो उसको हमने रिप्लेस आर्टिफिशियल किडनी से कर दिया, आप ये कह सकती हैं। तो उससे मैं चाहूँगी देखने वालों को ये भी बताएं कि जब डायलिसिस हो जाते हैं तो जो रेगुलर लाइफस्टाइल होता है उनका, उसमें क्या चेंजेस आते हैं? मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूँ जो मेरे साथ राब्ते में हैं और वो अरसा दराज से डायलिसिस करवा रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं डायलिसिस पे हैं, जिसमें एक डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे कुलीग हैं, वो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो डायलिसिस करवाते हैं, आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, उसके बाद ड्यूटी पे चले जाते हैं। really? क्लिनिक भी करते हैं अपना, हाँ। सारे काम करते हैं। हाँ, एक ज़रूर बात है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ उस तरह के सेहत के चीज़ों की सहूलियत उस लेवल की नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक फॉर द टाइम बीइंग एक वीकनेस आ सकती है, कमज़ोरी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस की सहूलत सारे अस्पतालों में मौजूद है और उसका खर्चा कितना आ जाता है ये भी बता दें देखने वालों को, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक है? ठीक है जी, ओके, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब। हम इनसे बात कर रहे हैं डायलिसिस की, गुर्दे की डायलिसिस के ऊपर। और मैं अभी सवाल कर रही थी कि मुझे ये बताइएगा कि हर अस्पताल में इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद है डायलिसिस की, और इसका एक्सपेंस कितना हो जाता है? एक आम बंदा जब अगर जाए डायलिसिस के लिए तो उसके कितने को खर्चे हैं? देखिए, हमारे पब्लिक सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में जितने भी बड़े अस्पताल हैं, इन सब में डायलिसिस की सहूलियत मौजूद है। और अगर वहाँ पे ख़र्चे की बात करें तो ये वहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। मुमकिन है कोई कभी कभार कोई चीज़ ऐसी जो उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो लोगों को थोड़ी बहुत लेनी पड़े, अदरवाइज़ उसमें ख़र्चा कोई नहीं आता। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का तल्लक है तो प्राइवेट सेक्टर में ये बड़ी कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह हर चीज़ की कैटेगरीज़ हैं। तो डायलिसिस का ख़र्चा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह भी ये काम कर रहे हैं, या सिर्फ दवाइयों के पैसे लेते हैं, वो चंद 100 से लेकर 1000-2000 रुपये तक हो सकते हैं। और ऐसे भी सेंटर्स हैं जहाँ पे ये ख़र्चा 10-15-20 हज़ार रुपये भी हो सकता है। इट डिपेंड्स के पर डायलिसिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पर डायलिसिस और ये डायलिसिस सेशन चाहिए और ये डायलिसिस अगर हफ्ते में किसी को 2 से 3 मरतबा ज़रूरत है तो महीने में अगर उसको 10 मरतबा ज़रूरत है, और अगर वो ख़र्चा 10,000 रुपये है तो 1 लाख रुपया तो महीना उसका हो गया। हाँ। 12 लाख रुपया साल का हो गया। ये वो है जो प्राइवेट सेक्टर में, इससे ज़्यादा, इससे कम, ये वेरी एक रेंज है, हो सकता है। तो उसका हल यही है कि आप किसी ऐसे इदारों से वाबस्ता हो जाएं कि जहाँ पे डायलिसिस आपकी फ्री होती है या ना होने के बराबर। ऐसे लोग हैं जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। डायलिसिस के बाद जो पेशेंट होते हैं वो कितनी जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं? कितना कोई टाइम लगता है कि उनको अपनी सेहत रिकवर कर सकें? अच्छा, ये देखें, डायलिसिस के बाद मरीज़ सेहतयाब उसी वक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डायलिसिस बेसिकली गुर्दों को रिप्लेस कर रही है, गुर्दों का नेमुल बदल है। तो जिस तरह गुर्दे पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, डायलिसिस भी आपको उसी तरह से हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप सेहतयाब ही रहते हैं। हाँ, अगर डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो पेचीदगियाँ होंगी। और डायलिसिस के बाद जैसे बहाली में सबसे अहम चीज़ क्या होती है अगर आपसे पूछी जाए तो? सबसे अहम चीज़ जो हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक असूल है वो है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 बुनियादी पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी हर पेशेंट जो ख़ास तौर पे डायलिसिस पे है, किडनी पेशेंट है, उसको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी काम पे जाना, दफ्तर जाना, ये तो आपने बता दिया कि लोग ऑफिस जाते वक्त डायलिसिस कराते हुए निकल जाते हैं, तो वो वाला कोई ऐसा हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। और पाकिस्तान भी हम भी उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि आप जाएँ रास्ते में, जिस तरह आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आप डायलिसिस सेंटर पर रुकें, डायलिसिस करवाएं, मशीन कनेक्ट करें,
डायलिसिस हो जाएगी, आगे चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं। रात को सोते वक्त आप एक कनेक्ट करें मशीन के साथ अपने आप को, आपके एक कनेक्टर इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, उनको जोड़ दें, सो जाएं, आपके 3-4 घंटे में डायलिसिस कंप्लीट हो जाएगी। सुबह उठें, अपनी ड्यूटी पे करें, आपका कोई वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत डेवलपमेंट के बाद कोई ऐसी ग़िज़ाएँ आपको लगता है जो लोगों को ज़रूरी लेनी चाहिए, या कोई ऐसी मेडिसिन जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो भी प्लीज़ बता दें। एक तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आपने अपने डॉक्टर से रब्ता रखना है, डॉक्टर से रब्ता रखना है जो आपका माहिर है, आपके गुर्दों की हिफाजत को वो जानता है। दूसरी बात यह है कि ग़िज़ाएँ इसमें अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो गोश्त और दालें और जितने ये सिट्रस फ्रूट्स हैं और खजूर है और केले हैं और जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, उसको हमने अवॉइड करना होता है। और हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती। डायलिसिस पे जहाँ प्रोटीन डाइट की ज़रूरत भी होती है, लेकिन एक वहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो फिर इसका मतलब जिम तो नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि इफ़ ही कैन नॉट टेक और शी कैन नॉट टेक द प्रोटीन डाइट्स एंड ऑल, तो फिर जिम तो प्रोटीन मांगती है ना? नहीं, देखें उतनी प्रोटीन जितनी हमें चाहिए, और देखें एक मॉडरेट चीज़ की रिकमेंडेशन है। ठीक। आप अब हैवी बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जिस्म का एक अहम एजाज जो है वो उतना हेल्दी नहीं है, बल्कि वो तो काम ही नहीं कर रहा, नकारा हो गया, तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। हम यहाँ पर गुर्दे की डायलिसिस के बारे में बात कर रहे थे। जब ब्रेक में हम बड़ी ऐसी बातें कर रहे थे जिससे मैं आपको बताऊँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि एक तो दुनिया में अगर किसी को बीमारी लग जाए, स्पेशली डायलिसिस, इस तरह गुर्दे की कोई परेशानी अल्लाह ना करे, तो उसकी बेचारे की ज़िंदगी की जो कमाई हुई पूंजी है, जो पैसा है, जो घर है, जो उसकी विरासत, वो सारी चीज़ें तो उसको बेचनी पड़ जाएंगी सिर्फ अपने इस डायलिसिस की वजह से। और बंदा ये सोचता है कि चलो कल को मैं मर जाऊँ या मैं दुनिया में रहूँ तो मेरी आगे जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए काम आएगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके सर पे छत होगी। मगर डायलिसिस एक बंदे के लिए आम लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मंथली अगर कोई पे करे। कि एक बंदे की अगर 15,000 20,000 सैलरी, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर किसी की लाख रुपए भी सैलरी और वो अगर अफोर्ड कर ले अपना ये डायलिसिस, तो उसके बाद खाएगा पिएगा क्या? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, इन सब का एक बड़ा अहम मैं स्टेटमेंट यहाँ पे दूंगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब जितना हो सकता है ना, ये बात ठीक है, ये बड़े बड़े लोग जो है ना, इवन अमीर आदमी के लिए भी डायलिसिस को कंटिन्यूसली, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोसेस है उन लोगों के लिए जिनके गुर्दे हमेशा के लिए नकारा हो गए। तो सवाल ये है कि जी बचना कैसे है? जी डायलिसिस से बचना कैसे है? जब तक अल्लाह ताला ने आपको कोई अच्छी सेहत दी हुई है उसकी हिफाजत करें। हम हिफाजत नहीं करते, हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं करते। जब हम डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करेंगे तो हम एक तरह से बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं ताकि कोई बीमारी करीब ही ना आए। ये तो है बेस्ट सोल्यूशन। और आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है, अगर सेहत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अमीर आदमी जितना मर्जी अमीर हो जाए, अगर बीमार हो गया ना तो उससे पूछें उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है। उसके मुकाबले में एक आम मजदूर अगर बहुत अच्छी सेहत गुजार रहा है तो वो शायद ज़्यादा लकी होगा। प्रिवेंशन। दूसरी बात ये, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी आ गई है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो इसका तो इलाज होना है। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे और ये सोच लेंगे कि ये सब ठीक हो जाएगा, कंट्रोल से ठीक हो जाएगी, घर बैठ के ठीक हो जाएगी, तो फिर ये देखें, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। हमने कुछ चीज़ें कभी पता नहीं, कभी उसको रिलीजन के खाते में डाल देते हैं, कभी उसको किस्मत के खाते में डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने तो मैसेज दिया है ना कि अकल करो, गौर करो, फ़िक्र करो, सोचो समझो। हमारे रिलीजन का ये मैसेज, ये मफहूम है कि आप हर चीज़ पे सोचें, समझें, गौर करें। तो क्यों नहीं करते हम? मतलब प्रिकॉशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशन आप कह रहे हैं। तो अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। उसको कंट्रोल रखें, डाइट से कंट्रोल रखें, लाइफस्टाइल से कंट्रोल रखें, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो लें। अच्छा सर, और आखिरी बात कि जो चीज़ें 100% क्योरेबल हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, गुर्दों की नाली की पत्थरियाँ, प्रोस्टेट गदूद, पेशाब की नाली का बंद होना, पेशाब की इन्फेक्शंस, इस किस्म की चीज़ें तो 100% क्योरेबल है। इनकी वजह से गुर्दे क्यों फेल करवाते हैं लोग? इनके लिए तो जरूरत नहीं है जाके फौरन इलाज कराएं, अपने आप को ट्रीट कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं ये बोली थी कि डायलिसिस के जितने पेशेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो इलाज जो है, जो मशीन्स हैं, वो हज़ारों की तादाद में, और पेशेंट्स जो है वो लाखों की तादाद में। तो इस हिसाब से ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं हमारे पाकिस्तान में? ये डायलिसिस कैसे होते हैं? लाइनों में तो लगे होते हैं अस्पतालों में पेशेंट
पेशेंट्स की बारी कोई नहीं आती, वो कहता है आज मेरी बारी आई है, लाइन में खड़ा रहेगा, उसकी बारी कोई नहीं आई, फिर वो आगे होप पे चला जाएगा, तो ये भी तो सिनेरियो है। हाँ, ये असल में बिटर रियलिटी है। बहुत सारे लोग जो वाकई जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है वो लाखों हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन जिनका इलाज हो रहा है वो सब लोग नहीं हैं। सब लोगों को इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं है। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, माशरे के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, हर जगह पे लोगों को आगे आना चाहिए और जिन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत है उसमें अपना कार खैर, अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। वाकई आपकी बात सही है कि लोगों के घर तक बिक जाते हैं, बर्तन बिक जाते हैं। वो लोग जो अब डायलिसिस अफोर्ड नहीं करते तो कैसे करवाएंगे? तो अगेन मैं वही कहूँगा कि प्रिवेंशन करें। अच्छा, एक चीज़ जो आप हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि लोगों की जो एक मैरिड कपल है उसका साथ क्या होगा अगर उसको डायलिसिस पे चला गया है और उसकी फैमिली के ऊपर क्या असर होगा, क्या उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, अज़वाजी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो मैं कपल्स के रेफरेंस से बात करूं, चाहे पेशेंट फीमेल है चाहे मेल है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेगा, डायलिसिस पे भी बेशक चला गया है, अगर उसकी डायलिसिस ठीक हो रही है, उसकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी नॉर्मलाइज हो सकती हैं। अच्छा। फीमेल प्रेग्नेंट भी हो सकती है और मेल जो है वो भी अपना हक़ ज़ौजियत अदा कर सकता है, उसकी अज़वाजी ज़िंदगी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। होता ये है कि वो चूँकि नफ्सियाती तौर पर भी इतना उसको डिप्रेस कर दिया जाता है या वो हो जाता है, किसी की डायलिसिस हो रही हो तो कहते हैं ओहो, तो अल्लाह, पता नहीं, उसको ऐसे देखा जाता है कि जैसे पता नहीं उसके भाई हो गया ना, अब तो हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उसको वो और डिप्रेस हो जाता है। वो फैमिली लेवल के ऊपर भी, माशरे के लेवल के ऊपर भी, और हर जगह जब वो डिप्रेस हो जाएगा तो एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाएगा और फिर वो जो उसने अज़वाजी ज़िंदगी उसकी जो बेहतर हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, वो भी मुतासर होगी। तो वो मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, एज ए माहिर, मैं ये कह रहा हूँ कि, और मेरा तो वैसे भी मेंस हेल्थ और मर्दाना बांझपन, इनफर्टिलिटी, कपल्स को हम डील करते हैं, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इस फील्ड में। इसमें तो हम कहते हैं कि कोई अगर किसी को किसी हद तक भी प्रॉब्लम है, वो 100% क्योर हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो विलिंग हो, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए विलिंग हो, तो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। प्रेगनेंसी हो सकती है, मैन मेल अपना किरदार अदा कर सकते हैं दोनों सूरत में, ठीक है। तो अगर हम चीज़ों को दोबारा से देखें कि हमने मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, ये काजेज़ हैं इसके, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन वो जो तकलीफ दे चीज़ है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो पत्थरियाँ जिसको लोग पालते रहते हैं बकरियाँ समझ के। मैं बार-बार तकलीफ में भी इतना होता है, बड़ा करे होते हैं, मैंने देखा है। मैं कहता हूँ कि यार ये पत्थरियाँ हैं, ये बकरियाँ नहीं है, इनको पालना नहीं है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, और चंद एक परहेज़, वही चंद एक परहेज़ हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल उसमें इनकलाब बर्पा कर देंगे। और जितनी भी ये जो बीमारियां हैं, जो सर्जिकल जिनकी हम बात करें, अब वो ऑपरेशंस नहीं है कि हम कोई बड़ा कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, नो कट नो स्टिच। क्या बात हाँ, वो कहीं भी पथरी है, वो पेशाब की नाली में है, मसाने में है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, स्ट्रक्चर का है, गुर्दों की नाली का है, गुर्दों का है, तमाम की तमाम चीज़ें ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, और वो कटवट नहीं है इसमें, वो स्टिच नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, आपके टाइम का। और नाज़रीन, एक आखिरी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि आप अगर किसी की तीमारदारी के लिए जाते हैं, आदत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर उनका मेंटल हेल्थ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वो पेशेंट ऑलरेडी अपनी ट्रॉमा में होता है कि मुझे ये कहानी हो गई, ऊपर से जाके हाय ये क्या हो गया भाईजान, इसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। प्लीज़ अपना पागल खाना अपने दिमाग पे रखें, किसी मरीज़ को पागल मत करें, उसको अच्छी थोड़ी सी अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दें, उसको अच्छी दुआएं दें, अच्छी बातें करें, मोटिवेट करें। भाई जान, ये जस्ट यूँ आप ठीक हो जाएंगे कि चलो चलो ये अच्छा है, ये हो गया, ट्रीट करा रहे हैं आप, ये बात आपने बड़ा अच्छा फैसला किया। इस तरह की बातें करें, ना कि अपना पागल खाना वहाँ पर खोल के आ जाए, हाय नहीं ये क्या हो गया, हाय क्यों हो गया। प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस ऑल। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन ही होगा। हम ये ज़रूर आज इस पे बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो उधर तालीमी निज़ाम जो है वो इतना फ़र्क क्यों है, वाई, ये स्टैंडर्ड इतना डिफरेंट क्यों है। क्या ये इतना मुश्किल है कि पाकिस्तान में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। महंगे स्कूलों में आप देखें तो ऑक्सफर्ड्स की जो किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही होती हैं,
तो क्या हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम, स्टैंडर्ड तालीम या अच्छा सिलेबस इस तरह नहीं दे सकें? लेट्स टॉक। हमारे पास जो मेहमान हैं वो हैं शाहिद वारसी साहब, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फॉर योर स्पेशल टाइम। जी सर, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस वक्त इतना डिफरेंट फॉल क्यों है? दुनिया के बाकी तालीमी निज़ाम से, सिलेबस से इतना डिफरेंट क्यों है स्टैंडर्ड? चलिए, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा और इन्वाइट किया। इससे पहले रमज़ान में एक प्रोग्राम हमने किया था जी उसमें। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन का सिस्टम मुख्तलिफ इस हवाले से कह लें कि क्वालिटी के हवाले से भी और लिटरेसी के हवाले से भी बाकी दुनिया से बहुत पीछे है। पीछे होने की वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन पीछे क्या है? पीछे ये है कि इस वक्त हम एक चौथे सनती इनकलाब से गुजर रहे हैं और दुनिया अपने निसाब को, करिकुलम को उसके मुताबिक चेंज कर रही है। हम अभी उस दौर में बहुत पीछे हैं। तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल सारा सिस्टम है, इसके अंदर पहले भी कई दफ़ा बात हुई है कि हमारा करिकुलम हो, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग का निज़ाम हो, हमारे स्कूल का सिस्टम हो, बच्चे की प्रोग्रेस हो, लैंग्वेज में हो, मैथमेटिक्स में हो, साइंस में हो, इन तमामी एरियाज़ में हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। बल्कि हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को अगर कंपेयर करें तो हम इनमें भी सबसे पीछे हैं। अब ये इम्प्रूव कैसे होगा? अगर आप इसको कंपेयर करें सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो हम बार बार इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, लेकिन जब हम ये देखें कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए था और जिनकी एज 18 साल से लेकर 24 साल तक की है, तो आप हैरान होंगे इस बात से कि पाकिस्तान के सिर्फ 8.5% बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। बांग्लादेश में इससे डबल से भी ज़्यादा तादाद है और बाकी दुनिया में इससे ज़्यादा है। तो हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हमें बहुत आगे होना चाहिए, तो हम टेक्नोलॉजी हमारे निसाब का पार्ट नहीं है, ये एक गैप है। लिटरेसी रेट हमारा कम है, K-12 में वो एक गैप है, और हायर एजुकेशन में भी हम बहुत पीछे हैं लिटरेसी में, ये भी एक गैप है। और जो हमारा करिकुलम है वो आउटडेटेड है, ये भी एक गैप है। तो ये वो एरियाज है जिसमें तो मैंने क्योंकि पढ़ा भी है, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है, तो जब मैं वहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ रही थी, जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो जो क्लासेस में वहाँ पे पढ़ चुकी थी, वो बुक्स पढ़ चुकी थी, वो मैंने यहाँ आकर बाद में पढ़ी। लिटरेसी रेट तो बांग्लादेश का नो डाउट बहुत हाई है। वहाँ की क्वालिफिकेशंस भी अगर देखी जाए, वहाँ के सिलेबस, वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम्स वगैरह, ऑल दो सारे बहुत बहुत बेहतर हैं, बड़े वसी हमसे। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जो रिसर्च है हर एक की एक्सेस में है, मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, ये क्या इस चीज़ को सपोर्ट करता है? नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इस जानिब सोच ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अब करिकुलम के अंदर रोबोटिक्स, कोडिंग, AI के आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, जो दुनिया के करिकुलम के अंदर चेंजेस आ भी चुकी हैं और आ भी रही हैं। हमने अपने आप को उसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं किया। हम तो सिर्फ बेसिक चीज़ों में इस वक्त उलझे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट वीक, एक हफ़्ते पहले मैं साउथ कोरिया गया हुआ था, और साउथ कोरिया के हवाले से आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में वो शामिल है। अब साउथ कोरिया के अंदर उनका एक लोकल सर्च इंजन वो गूगल से ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है कि अब जब उनके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ से और स्कूल से निकल रहे हैं, तो उनकी लोकल कंपनीज़ जो हैं वो दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज़ है उसके साथ कम्पीट कर रही हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी टेक्नोलॉजी उस तरह इंटीग्रेट नहीं हुई है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस और दीगर के स्किल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, ये अभी हमारे करिकुलम में लिखा ज़रूर जा रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। इस वजह से हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर रहे। इसके लिए करना ये चाहिए था कि आज से 25 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। अब 79 कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 10 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है। जब आप अपने स्कूल के बच्चों को उनमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका करिकुलम इस दौर के मुताबिक है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स, वहाँ साइंस, वहाँ लैंग्वेज का जब टेस्ट लिया जाता है 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स का, तो ये बताया जाता है कि आप जो कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा रियल वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आप देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है, तो फिर आप इम्प्रूव करते हैं।
पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया ने वहाँ 2009 में पार्टिसिपेट किया। इंडिया की पोजीशन 74 कंट्रीज में 72 पोजीशन पर आई, बहुत ही ख़राब रिजल्ट था। इंडिया ने उसके बाद 2 पीसा के रिजल्ट का बाइकआउट किया, 2012 में भी और 15 में भी, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है उसने देखा कि एजुकेशन सिस्टम उसका बहुत पुअर है। लेकिन फिर इंडिया ने 2022 में 21 में दोबारा पार्टिसिपेट किया। तो गोया जब आप किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जी जो कुछ आप साइंस में पढ़ा रहे हैं, जो कुछ आप मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे हैं, वो रेलिवेंट है कि नहीं है। हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। कि जैसे चैट जीपीटी आ गया, बहुत से ऐसे एजुकेशन टीचर्स हैं जिनको अभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो स्टूडेंट्स को तो फिर दूर की बात है ना, क्योंकि वहाँ तो पढ़ा रहे हैं, बाहर लोग इसके बारे में बता रहे हैं, प्रैक्टिस में भी लेकर आते हैं, फ़ॉरेन शुरू हो जाता है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। बट हमारे पास तो इस चीज़ के बारे में, अगर आप अभी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास जाके अगर उनसे आप पूछते हैं चैट जीपीटी क्या है, तो उनको तो ये बात का पता ही कुछ नहीं है, नॉलेज ही कुछ नहीं है, तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आगे? देखिए, चैट जीपीटी से आगे भी चीज़ें और आ चुकी हैं। चीज़ें तो वक्त के साथ साथ बिल्कुल चेंज हो रही हैं, लेकिन चैट जीपीटी है या इसके अलावा कोई भी चीज़ है, असल चीज़ ये है कि आपकी मैथमेटिक्स एजुकेशन कंप्यूटर के हवाले से, कोडिंग के हवाले से, एआई के हवाले से आपके करिकुलम में, स्कूल में टाइम कितना दिया जा रहा है। आप अपग्रेडेड हैं, अब जैसे आप अपग्रेडेड हैं कि नहीं आप अमेरिकन्स देख लें कितने आगे होते हैं। सारी दुनिया की एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हम गैप डिस्कस कर रहे हैं वो यही गैप डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दुनिया में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। राइट। हम पाकिस्तान में चैट जीपीटी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ, यहाँ 500 एम्प्लॉइज़ हैं जी। अब हमने आज से 2-3 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो हमें एक बुक में इलस्ट्रेशन बनाने के लिए हम पूरी दुनिया के इलस्ट्रेटर इन्वॉल्व करते थे। हम बरतानिया से करते थे, क्रोएशिया से करते थे, रशिया से करते थे, यूरोप से करते थे, खासे पैसे खर्च होते थे। जब से ये एआई आया है, पिछले 2 साल में हमारे बजट में 80% कमी हो गई है। हमने पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग ख़त्म कर दी है, हम टोटली उसको एआई के ज़रिए मैनेज कर रहे हैं। वो इलस्ट्रेशन जो ह्यूमन बीइंग के बगैर पॉसिबल नहीं होता था, कॉस्ट उसने 80% कम कर दी है, टाइम उसने बढ़ा दिया है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। तो इसका मतलब है अगर आप आज बिजनेस भी करने जा रहे हैं, एजुकेशन में भी हैं, बुक भी लिख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टूल आ चुके हैं कि जिसने आपका टाइम इतना कम कर दिया है कि जिसके नतीजे में आपकी प्रोग्रेस बढ़ गई है। बेशक। आप एक छोटी सी एग्जांपल और लीजिए कि जब शुरू में दौर था हमारा, तो कपड़े लोग हाथ से बनाया करते थे। फिर मशीन आ गई, उसने जाके उसकी प्रोडक्शन और तेज़ कर दी। फिर चीज़ें और ऑटोमेशन पे चली गई, कंप्यूटर्स के आने के बाद उसने इसकी स्पीड और बढ़ा दी। अब ये वो दौर है जब मशीन के साथ साथ जो डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तो आप यहाँ से बैठ के पूरा घर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फ्रिज का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एसी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो जनरेशन हमारी है, जिसको हम जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा कहते हैं, जो आज है, ये तो वो जनरेशन है जो इतने साइंटिफिक दौर से गुजर रही है कि इस दौर के अंदर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे चली गई हैं। तो सवाल मेरा सर यही बनता है कि क्या टेक्नोलॉजी के इस इनकलाब के बाद हमारा पाकिस्तान जो है इस एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकेगा? नहीं, फ़ायदा कमिटमेंट अगर होगी तो क्यों नहीं उठा सकेगा। आखिर पाकिस्तान के जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो दुनिया भर में कम्पीट कर रहे हैं ना। खुद अगर आप हमारी एग्जांपल ले लें तो हम दुनिया के 17 कंट्रीज़ में स्कूलों के लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हम तो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट उस वक्त आएगा जब पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होगी, तो फिर आप ये चेंज बहुत जल्दी देख सकेंगे। असल में इसमें रिसोर्सेज के मामलात नहीं हैं, इसमें सिर्फ कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। अगर वो कमिटमेंट होगी तो पाकिस्तान के पास किस स्किल की कमी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। मैं इंडोनेशिया एक जगह विजिट पे गया तो एक वाइस चांसलर ने मुझसे कहा कि मैंने पाकिस्तान से पढ़ा है, आप लोग बहुत पीछे रह गए। मलेशिया में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ के लोगों ने जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे उन्होंने पाकिस्तान से पढ़ा है। मालदीव के एक मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उसने कहा मैंने पेशावर से पढ़ा है, कोई लाहौर से पढ़ा है। तो हम आज से पहले इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान की एजुकेशन की अहमियत ही बहुत, लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे और वो ममालिक बहुत पीछे थे। अब हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। तो आज भी हमारे पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। हमें ज़रूरत जिस बात की है वो कमिटमेंट की ज़रूरत है। अगर कमिटमेंट होगी तो वो हो जाएगा। मैं एक और मिसाल आपको यहाँ बल्कि देता हूँ। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी किस बुनियाद पर है? इसकी जो बिल्कुल बुनियाद है ना, वो एल्गोरिथम कहलाता है। ऐसे ही है। मैं यहाँ ऑडियंस को एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एल्गोरिथम क्या चीज़ है? जैसे यूट्यूब का होता है, फेसबुक का एल्गोरिथम होता है, का वर्ड आया कहाँ से और आया कब है? ये एल्गोरिथम का वर्ड जो है ना 12वीं सदी में आया है। अच्छा, लेकिन आया कैसे है? कैसे? ये ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी
ये आपकी 9th सेंचुरी में अल-ख्वारिज़मी के नाम, अल-ख्वारिज़मी का मतलब अलगोरिथम है। अच्छा अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी, अच्छा ये ख्वारिज़म का ये वो फर्द है जो अलजबरा का बानी है। अच्छा ये वो फर्द है जिसके नाम को लैटिन वर्ड में अलगोरिथम कहते हैं। अच्छा और अलगोरिथम जो प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसको करने के लिए, यानी एक मुसलमान स्कॉलर जो 9वीं सदी के अंदर था, हाँ। उसके नाम पे यूरोप ने इसके इंतकाल के 300 साल के बाद उसकी किताब को ट्रांसलेट किया। अच्छा। जहां से अलजबरा शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का जो करिकुलम होता था जी, वो ट्रांसलेटेड काम होता था अल-ख्वारिज़मी का। अरे वाह, तो जिस ज़माने में आप एजुकेशन में आगे थे, आप साइंस में आगे थे, आप टेक्नोलॉजी में आगे थे, आपके ऑडियंस को सुनकर ये भी हैरत होगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने से 237 साल पहले फातिमा नामी एक लड़की ने मुराकश में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसका नाम अल-करावियन यूनिवर्सिटी है, जो आज भी है। जी बिल्कुल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दुनिया की ओल्डेस्ट डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी का जिस चीज़ को मकाम हासिल है वो मुराकश की यूनिवर्सिटी Very है। nice. तो जिस दौर में आपने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, जिस दौर में आपने साइंस में तरक्की की है, वो एजुकेशन की वजह से की है। आज यूरोप ने उसको अडॉप्ट कर लिया ऐसे है ही। और हमने उसको पीछे छोड़ दिया, और पाकिस्तान ने तो बहुत ही पीछे छोड़ दिया वाकई। है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे सर मुझे कहते हैं ना, आप एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मैंने ये अपनी आंखों से पता है कैसे देखा। मैं अभी न्यूयॉर्क गई हुई थी, तो मेरा जाना हुआ फ्लोरिडा। वहाँ जाकर मैंने डिज़नी वर्ल्ड देखा। अब वहाँ पर आपका अगर वहाँ पे गुज़र हुआ हो या आपने किसी ने गूगल किया हो, तो अगर आप देखें तो वो जो एआई है वो आप अपनी आंखों से ऐसे देखते हैं कि आप किस ज़माने में बैठे। मतलब चलता फिरता आदमी सामने जो है उन्होंने कंप्यूटर से बनाया हुआ है, वो गायब भी हो जाता है, वो आ जाता है, कभी यहाँ हमारे बीच में आ जाता है, और वो आदमी है, औरत है। मतलब इस तरीके की चीज़ें हमने जो है ना एक्सपीरियंस की, कि मैं ये कह रही थी कि हम किधर बैठे हैं यार। मतलब हर चीज़ एआई से जो है वो बनाई जा सकती है। देखिए, इसमें सीरियस होने की ज़रूरत है। मैं आपको एक हफ्ते पहले की बात शेयर करता हूँ। टेक्नोलॉजी इसी तरह की मैंने भी जाके देखी। अच्छा, ये डिज्नीलैंड मैंने जापान में भी जाके देखा। अच्छा, जापान वाला भी बड़ा अच्छा है। डिज्नीलैंड मैंने वहाँ भी जाके देखा। 1 वीक पहले कोरिया में मैंने टेक्नोलॉजी का मुजाहरा, ये होंडाई जो कर रही है, वहाँ भी जाके देखा है। मैं एक स्कूल विजिट पे गया, तो स्कूल के टीचर ने मुझसे कहा मैं आपको एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिलाती हूँ। ठीक है। उस पाकिस्तानी स्टूडेंट से मैं मिला कि मुझे कोरिया के एजुकेशन सिस्टम बताओ। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो था वो 1.5 साल पहले कराची से वहाँ गया है, 9th क्लास उसने यहाँ से पढ़ा। मैंने उससे पूछा क्या फ़र्क महसूस किया। कहता बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में रोट लर्निंग है, मेमोराइजेशन है, यहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। ये तो एक चीज़। अब वो बच्चा कोरियन ज़ुबान नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मैथमेटिक्स वहाँ समझता है, पाकिस्तान से ज़्यादा साइंस वहाँ समझता है, क्योंकि उनके टीचिंग मेथड में एक फ़र्क है। कमिटमेंट का मुजाहरा आप देखें। उस बच्चे ने ये बताया कि जब यहाँ हाई स्कूल का एनुअल एग्जाम होता है, एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एडमिशन के लिए, तो जिस दिन ये टेस्ट होता है वो दिन डिसाइड है, उस दिन कोई जहाज़ उस वक्त टेक ऑफ नहीं करता। अच्छा। कोई जहाज़ उस वक्त लैंड नहीं करता। अच्छा। उसके अतराफ के स्कूल सारे बंद रहते हैं, क्योंकि वो इस टेस्ट के दौरान किसी तरह का कोई शोर सुनना नहीं चाहते। अरे वाह, क्या बात ये है गवर्नमेंट की कमिटमेंट। तो देखें। आज हम जो कहते हैं कि जिन मुल्कों ने इतनी जल्दी अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली है, दीगर चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो उसकी बुनियाद एजुकेशन है। और उस एजुकेशन में आप आउटडेटेड एजुकेशन नहीं देंगे, आप वक्त के मुताबिक अपने आप को जो है उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और साथ में गवर्नमेंट की सतह पे आप कमिटमेंट का मुजाहरा करेंगे, तो पाकिस्तान भी 2-4 साल में चेंज हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक ब्रेक हमें दरकार है, मगर मैं ब्रेक से पहले आपको कुछ कहना चाहती हूँ। शाहिद वारसी साहब, आप जापान वाली डिज्नी में गए थे, मगर सबसे बड़ा डिज्नी जो है ना वो अमेरिका में, वहाँ पे मैं गई थी। मैं अमेरिका में डिज्नी में तो नहीं गया था, लेकिन अमेरिका के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है 15 स्टेट्स के अंदर, उन सबको मैं विजिट करके आ चुका हूँ। और जो अमेरिका की ओल्डेस्ट इदारे हैं जो करिकुलम अधिकार पे काम कर रहे हैं, वहाँ विजिट कर चुका हूँ। 15 स्टेट्स में गए। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और बाहर ममालिक के जो ओवरसीज़ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतना फ़र्क क्यों है, और हम क्यों नहीं अभी तक कम्पीट कर सकते। अच्छा, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शाहिद वारसी साहब एजुकेशनिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं इनसे अब ये सवाल करना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मेटावर्सेस के दौर में हम कहाँ खड़े हैं अभी? आपको क्या लगता है हमारी पोजीशन क्या है? देखिए, इंडिविजुअली तो एफर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। ये प्राइवेट स्कूल गांव देहात से लेके और शहरों में रोबोटिक्स को, एआई को, इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा। ऐसे स्कूल मौजूद है पाकिस्तान में जिनकी फ़ीस तो सिर्फ 1000 पर मंथ है, लेकिन वो अपने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो दुनिया भर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी पूरी फैसिलिटेशन दे रहे हैं। कोडिंग को भी स्कूलों ने इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया है। इंडिविजुअली तो ये एफर्ट हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि इनफरादी तौर पे और हुकूमती तौर पे मतलब स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जब तक हम गवर्नमेंट की सतह पे ये इनिशिएटिव निकलेंगे और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ भी ये भी बताऊँ कि यहाँ रिसोर्सेज के इश्यूज़ नहीं है। ठीक, खुद हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में, अभी 2020 में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब करिकुलम बन रहा था तो उसके बुक की डेवलपमेंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जदीद दौर के मुताबिक डेवलप करके दी हैं। अच्छा, इसका मतलब है अगर हम कोई चीज़ करना चाहें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत इस बात की कि हमारे स्कूलों में स्टेम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। पहले साइंस अलग से पढ़ाई जाती थी, अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को और मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट की सूरत में पढ़ाने के नतीजे में हम बाकी दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। साइंस की नॉलेज जो है उसकी मिसाल के तौर पे आप सोलर सिस्टम की बात करते हैं। अब सोलर की एक नॉलेज वो है जो साइंस से रिलेटेड है, सोलर से मुतालिक एक नॉलेज वो है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐप कैसे यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करेंगे। इसी में फिर आप इंजीनियरिंग की तालीम जब देते हैं और इसी के साथ जब आप साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, ये जब और मैथमेटिक्स की, जब इन चारों सब्जेक्ट्स को आप मिला के पढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उसके अंदर एजुकेशन में एक बड़ा रेवोल्यूशन आता है। हमें पाकिस्तान में हम ये डिस्कस तो कर रहे हैं स्टेम एजुकेशन पे, लेकिन बाकी दुनिया जो इसमें एफर्ट कर रही है उस तरह हम सीरियस नज़र नहीं आ रहे और गवर्नमेंट की सतह पे तो हम और भी चीज़ों में नजर नहीं आ रहे। तो हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में अगर तब्दीलियाँ आती हैं तो दुनिया भर में इससे फ़ायदा तो उठाया जाता है ना। दुनिया भर में फ़ायदा उठाने का तरीका है दुनिया भर में पार्टिसिपेट करें। मैंने अभी आपको पीसा का जिक्र किया था, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता हूँ जिसमें टेक्नोलॉजी में इस वक्त बाकी दुनिया लीड कैसे ले रही है। अच्छा। पाकिस्तान 1951 से ISO का मेंबर है। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया के लोग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उसकी बेशुमार कमेटीज़ हैं जिसमें कोई पैसे नहीं खर्च होते। आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को जब मुख्तलिफ कमेटियों में भेजते हैं, IT में भेजते हैं, रोबोटिक्स में भेजते हैं, AI में भेजते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भेजते हैं, टेक्सटाइल में भेजते हैं, तो आपके लोग दुनिया भर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इन कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो चाइना लीड कर रहा होता है, इंडिया मौजूद है, ब्राज़ील लीड कर रहा है, इसमें मैक्सिको लीड कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप मेंबर भी हैं, आप 40-50 साल से उसका हिस्सा हैं, उस प्लेटफॉर्म से लोगों ने सीख कर अपने आप को दुनिया में मनवाया है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। मैं जब कोरिया गया था तो वहाँ के जो नेवल लैब के अंदर गया था तो लोग MIT से PhD कर रहे हैं, वापस अपने कंट्री के अंदर आ रहे हैं और आने के बाद वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप जो लोग पाकिस्तान आते हैं, बाहर से पढ़कर आते हैं, टेक्नोलॉजी में पढ़कर आते हैं, एजुकेशन में पढ़कर आते हैं, उनको एकोमोडेट करें, उनको फैसिलिटेट करें। तो ये सारे पाकिस्तानी दुनिया भर के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चैलेंज सिर्फ कमिटमेंट का है, कोई रिसोर्सेज दीगर चीज़ों का चैलेंज नहीं है। हम अब भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सर, IT वाहिद सेक्टर है जिससे पाकिस्तान में इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की की उम्मीद है, तो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या तब्दीली के इक़दाम आपको लगता है फाइनल कुछ पॉइंट्स में हमें बता दें जो ज़रूरी है ताकि बिल्कुल देखिए, एक तो IT को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी तो हर जगह चाहिए ना, उसकी स्पीड भी चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी चाहिए, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बैकअप सपोर्ट के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो चाहिए। अब ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, ये प्राइवेट स्कूल्स में भी, इसके लिए हमें बहुत सीरियस एफर्ट करनी होगी कि वो सारी फैसिलिटीज़ जो IT की एजुकेशन के लिए ज़रूरी है उसको हम जो है वो मतलब लोगों के लिए इसमें आसानी पैदा करें। जब हम इस सिलसिले में करेंगे तो ज़ाहिर है हर कोई इसकी अहमियत से वाकिफ़ है, इसकी अहमियत से तो कोई इनकार हो नहीं सकता। और जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि जिस तरह हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसके नतीजे में हमारी कॉस्ट बहुत कम हो गई है, क्वालिटी बहुत इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, टीचर डेवलप होने शुरू हो गए हैं। पहले मैं ट्रेनिंग करवाता था, मुझे पूरे पाकिस्तान में विजिट करना पड़ता था, दुनिया जहान में विजिट करना पड़ता था। अब हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, 1000 अफराद को बैठ के एक सेशन में कर लेते हैं, 10,000 अफराद को कर लेते हैं। तो ऑनलाइन से फिर वर्चुअल रियलिटी देखें कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे याद है मैंने इटली में एक रशियन साइंटिस्ट के साथ हमने कोई मीटिंग की और आज से 7-8 साल पहले हमने किताबों में ऑगमेंटेड रियलिटी को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। लोग उस वक्त इतना ज़्यादा इसको नहीं जानते थे। हमने रोबोटिक्स को रोबोटामी के नाम से एक माहिदा किया, वो शुरू करने शुरू किया। तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है कि आपके साथ काम करने को तैयार है। जब आप इंटरनेशनल बुक फेयर में जाते हैं, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बेशुमार लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं आप उससे पार्टिसिपेट करते हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपने पूरे इस एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर देखिए, मुझे और आपको दुनिया को देखने और समझने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। वीज़ा लगवाएं, जाएं, फिर जाके उसको देखें। आज वर्चुअल रियलिटी है,
इस रियलिटी की बुनियाद पर आप यहाँ बैठ के एक शख्स को दुनिया जहान का एक्सपोजर दे सकते हैं, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ है कि नहीं है, वहाँ है कि नहीं है। तो आज आपकी सोशल स्टडीज के जरिए आप दुनिया भर की चीज़ों का इसको एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो रिवायती तरीके से रट्टा लगवाने के बजाय इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। उस फिर ज़रूरत नहीं है आपको मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में जो यहाँ बैठ के पैदा की जा सकती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो मौजूद हैं, इस पर मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, ताकि ये बच्चे जो हमारे हैं, जो आज के इस दौर में पैदा हुए हैं, ये जो हमारे जिसको हम जनरेशन अल्फा और जी कहते हैं, ये बाकी दुनिया के बच्चों से बहुत पीछे न रह जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर IT का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और हमारे लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शाहिद वारसी साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी ज़्यादा खिदमात हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी और आज हमारे प्रोग्राम में भी आके लोगों की रहनुमाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, आगे और भी बहुत कुछ है आपके लिए। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे साथ है राबिया अयाज। ये जो छोटी सी आपको नन्ही सी परी दिख रही है, ये कोई आम परी नहीं है, मेरी आज की पूरे शो की स्पेशल गेस्ट है जी। और किस तरह से स्पेशल गेस्ट हैं और ये क्यों स्पेशल हैं? बच्चे तो सारे स्पेशल होते हैं, सबके सांझे होते हैं, प्यारे होते हैं, मगर इनके अंदर टैलेंट बड़ा है। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, मेकअप करती हैं झकास, और साथ साथ ये मार्शल आर्ट करती हैं और शायरी करती हैं, बड़ी खूबसूरत मज़ाहिया शायरी भी और ख़ूबसूरत शायरी भी, जिस किस्म की आपको पसंद है उस किस्म की शायरी करके दिखाएंगी। तो जी हमारे पास सबसे पहले हम आपको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आज आपको मेरे शो पे आके? इतनी तारीफ़ें सुन के, अम्मी से सुनती होंगी, अब्बू से सुनती होंगी, आज मेरे मुँह से भी सुन रही हैं जी। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो क्या कहती हैं उनको आप आगे से? थैंक यू। मुझे भी कह दें थैंक यू सो मच। अल्लाह क्या थैंक यू, प्यारी शुक्रिया। मुझे बताइए कि आप शायरी भी कर लेती हैं, ऐसी जी, है? मैं कर तो लेती कुछ अपने फैंस के लिए, मेरे लिए कोई शायरी तैयार करके आई है तो ज़रा सुना देना। जी करके आई हूँ। सुनाइए। वफा उधर कैमरे में देख के सुनाना, ठीक है? अच्छा ले। वफा की जंग मत करना बहुत बेकार जाती है। वफा की जंग मत करना बहुत बेकार जाती है। ज़माना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। अरे वाह। हमारा तज़किरा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको, हमारा तज़किरा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको दुश्मनी कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। दुश्मनी कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। यार वाह, लेवल था। और कोई अगर मज़ाहिया आपको आती है तो वो भी हमें सुना दे शायरी। बेड़ा घर को इस करोना था, बंदा बंदे कोल बह नहीं सकता। बेड़ा घर को इस करोना था, बंदा बंदे कोल बह नहीं सकता। मेहमान खुदा दी रहमत है, बंदा बंदे कोल रह नहीं सकता। बिल शापर ही मुँह दे चाड़ के रखदा, बंदा चुम्मी नहीं ले सकता। ये तो घर की बातें बता रही है मुझे बाहर। ये कोई मज़ाहिया शायरी नहीं है, घर के राज खोल दिया हमने। घर में पता नहीं कौन शॉपर पहन के घूमता है वल्ला। मुझे कोई और भी सुना दो, मज़ा आ रहा है मुझे। और कोई और मज़ाहिया और आती है तो वो भी सुना दो, कोई मसला नहीं। और हाँ राबिया, सैड सुनने बाद चलो सैड सुना दो आप। कसम खुदा की मोहब्बत नहीं अकीदत है। कसम खुदा की मोहब्बत नहीं अकीदत है। दियारे दिल में बड़ा एहतराम है तेरा। हाय प्यारा मासूम, मज़ा आ गया। और कोई एक और मेरी फरमाइश में, मज़ा आ रहा है। आए है। और हाँ, और सारे हैं। एक मैं तुम्हारे लिए मैं पढ़ूं। पढ़ ले। चलती गाड़ी चलता पुल, राबिया के हाथ में गुलाब का फूल। अभी ताज़ा आमद हुई है। अच्छा था। अच्छा। चलो अब बारी हम लोगों को दिखाएंगे कि आप कराटे कैसे करती हैं, मार्शल आर्ट। ठीक है, आइए जी, इधर आइएगा। आपकी यस, ये आपका कैमरा है और अब आप कराटे कीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इधर मेरा बच्चा, मेरा काका,
मेरा काका बीच में मैंने रोक दिया, मुझे पता आपको बहुत जोर के कराटे आए हुए हैं। आई लव यू, इधर ये रुकना नहीं है इसको। वाह, ये नहीं रुकेगी बच्ची, बहुत आगे निकलेगी, ये तो कंफर्म बात है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे भी कुछ सिखा दो, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, कैसे अगर मुझे सिखाना हो तो पहला स्टेप क्या है? मुझे कोई रास्ते में कोई तंग करे, कोई पकड़ ले, कोई चोर आ जाए सामने, तो मैंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ज़रा सिखा सकती हो? बताओ ज़रा जी। सबसे पहले तो हम करते हैं, पहले पैरों का वी बनाते हैं। पाव का वी, अच्छा वी बना लिया, ओके। फिर ये जो सारे गामा तुम गा रही हो मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं? सर्च सरे ओस योए, टांगे थोड़ी सी खोल दी वी शेप में, हाँ यूं, पाँव सीधा रखना है, ठीक है, हाथ ऐसे मुट्ठी, फिर ओके पसलियों में दर्द हो रहा है। अच्छा फिर, अच्छा नहीं पूरा ऐसे दिस, ओके इधर, ओके फिर ये, फिर ऐसे, ओके सॉरी है, फिर ये, हाँ इच सम ची ओ रुक, इसी तरह मैं जा रही हूँ और कराटे सीख रही हूँ। आपसे कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज।